वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज की जो क्लास है बेसिकली हम लोग आज मिक्सचर ऑफ सैंपल को हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सैंपल परसेंटेज प्योरिटी सैंपल इस तरह से रिलेटेड एक टॉपिक कवर किया था। पीओएसी हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज का जो सेशन है इस सेशन में बेसिकली मिक्सचर ऑफ सैंपल, लास्ट क्लास में सिर्फ सैंपल की हमने बात करी थी। यहाँ पे अगर सैंपल का मिक्सचर हो जाए तो उसमें परसेंटेज वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली कोई स्पेशल थ्योरी नहीं है इसके लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के अप्रोच आपको आने चाहिए। 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक आध क्वेश्चन हम और करवाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं अगर पहले क्वेश्चन को पढ़ूं तो है क्या, अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि मिक्सचर ऑफ सैंपल है तो इसमें परसेंटेज ऑफ ईच सैंपल बेस्ड प्रॉब्लम, मेरी बात को समझना। क्या समझना है कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिक्सचर ऑफ सैंपल किसी में है तो परसेंटेज ऑफ ईच सैंपल बेस्ड प्रॉब्लम आ सकता है हर सैंपल के लिए। अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे। हम लोग 10 मोल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2SO4 की मैं बात करूँ, क्वेश्चन उठा लेते हैं। कह रहा है 10 मोल मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2SO4 required 16 moles of NaOH for complete neutralization. Then calculate percentage of HCl in mixture. मतलब HCl तो ये मिक्सचर हम कह सकते हैं HCl प्लस H2SO4 का है। अब 2 एसिड एक साथ रिएक्शन करते हैं क्या? 2 एसिड या 2 बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो सिंपली हम HCl की रिएक्शन NaOH के साथ करा दें, NaCl प्लस H2O में कन्वर्ट होगा, और दूसरा H2SO4 की रिएक्शन हम NaOH के साथ करा दें तो ये Na2SO4 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस H2O में चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली मैं आपसे पूछूं कि इसको बैलेंस करना है, इसको ट्वाइस कर दें, बोलो। और यहाँ पे देखोगे इसको हम लोग ट्वाइस कर दें। अगर इन दोनों को ट्वाइस करते हैं तो सोडियम बैलेंस, यहाँ ऑक्सीजन देखोगे 4 + 2 6, यहाँ ऑक्सीजन 4 + 2 6, हाइड्रोजन 4, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास स्टेप क्या होगा, हम एज्यूम करते हैं लेट मास ऑफ HCl इन सैंपल, मोल्स की बात करें, मोल्स ऑफ HCl की बात कर लेते हैं, या मास मानते हैं, मास ऑफ HCl इन सैंपल, मोल्स ऑफ HCl इन सैंपल। क्या बेटा, X ले लो, ठीक है ना, हमने मोल्स ही एज्यूम किया। सो मोल्स ऑफ क्या बेटा, H2SO4 कितना होगा, H2SO4 कितना होगा इन सैंपल, ये क्या होगा बोलिए, ये होगा 10 - X। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं तुम्हें समझाऊं, यहाँ से मैं तुम्हें समझाऊं तो थोड़ी ध्यान से देखोगे। बेसिकली ये यहाँ पे X है, ठीक है, ये यहाँ पे 10 - X है, तो ये कितना होगा, X हो जाएगा। ये कितना होगा, 2 × 10 - X हो जाएगा। देखना ध्यान से, फटाफट बोर्ड की तरफ देख लोगे बेटा। यहाँ पे इसका 1 मोल, इसका 1 मत दे रहा है तो X, इसका X देगा। क्लियर हुआ। यहाँ देखोगे इसका 1, इसका 2 दे रहा है तो इसका 10 - X कितना देगा, 2 × 10 - X। पीछे के कंसेप्ट को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, समझोगे। इसका 1 मोल अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल दे रहा है ना, तो इसका अगर 10 - x लेते हो तो 2 × 10 - x होगा कि नहीं होगा। क्लियर हो गई ये बात।
हमें मालूम है कि टोटल मोल्स ऑफ NaOH कितना है बेटा 16। ये किसके बराबर होगा, इन दोनों जगह से मोल को ऐड कर दो उसके बराबर होगा, मतलब 2 × 10 - x प्लस क्या बेटा x विल बी इक्वल टू 16। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ये कितना होगा 20 - 2x प्लस x विल बी इक्वल टू 16। यहाँ से होगा -x विल बी इक्वल टू -4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x विल बी कितना होगा 4। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मतलब HCl कितना आ गया 4 आ गया। बोलो सबको समझ में आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो अब आप यहाँ से क्या पूछा जा रहा है इस पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है परसेंटेज ऑफ HCl, वो कितना होगा 4 डिवाइडेड बाई, ऐसे निकालो मास ऑफ HCl या मोल्स ऑफ HCl, जो भी निकालना हो। मोल्स ऑफ HCl इन सैंपल डिवाइडेड बाई मास ऑफ सैंपल इंटू 100 करोगे कितना होगा 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 40%। सो परसेंटेज ऑफ H2SO4 कितना होगा 60%। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा। फटाफट इसको नोट करिए। क्लियर हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे मोल्स मास में कंफ्यूज नहीं होगे। मास लेके भी कर सकते थे लेकिन लंबा लेंदी प्रोसेस होता, मोल्स हम निकाल सकते थे, बट ये आसान तरीका है। तो आपने देखा मिक्सचर था 2 सैंपल का, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बोलिए। ठीक है, नोट कर लिया इस क्वेश्चन को। आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करें। इस तरह के क्वेश्चंस पुराने IIT में तो बहुत पूछे जाते थे, कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते थे। अभी भी इस साल क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, 2019 में JEE में क्वेश्चन आए हैं। बेसिकली केमिकल इक्वेशन के लिए JEE में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट इज़ मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन पार्ट है, तो उसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब दूसरा क्वेश्चन दोगे, MgCO3 और दे रहा है CaCO3, इन दोनों का मिक्सचर है। हीट करोगे तो ये MgO प्लस CO2 में, ये CaO प्लस CO2 में। मैंने कुछ रूल्स पीछे की क्लासेस में लिखवा दिया था, उसको आप याद रखोगे। क्या कह रहा है कि जो CO2 का वॉल्यूम है, कह रहा है 14.2 ग्राम मिक्सचर ऑफ MgCO3 एंड CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स 3.3 लीटर CO2 गैस एट STP। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, मेरी बात समझोगे। ये कितना है, ये लेट हम मान लेते हैं, लेट मास ऑफ MgCO3 इज x, सो मास ऑफ CaCO3 की बात करें तो 14.2 माइनस x होगा कि नहीं होगा। अब दोनों के मोल्स कितने होंगे, अगर हम इनके मोल्स की बात करें तो मोल्स ऑफ MgCO3 कितना होगा, x डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास 24 प्लस 60 74, और मोल्स ऑफ अगर हम यहाँ से CaCO3 की बात करें तो 14.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 होगा कि नहीं होगा। बोलते नहीं हो तुम लोग यार, है ना। बात समझ में आ गया। अब देखोगे इसके मोल्स कितने होंगे, x डिवाइडेड बाई 74, तो इसके मोल्स भी कितने होंगे x डिवाइडेड बाई 74, और इसके भी मोल्स कितने होंगे x डिवाइडेड बाई 74। अरे किसी विचित्र प्राणी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बोलो। कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। इसका 1 मोल, इसका 1 मोल दे रहा है, इसका 1 मोल दे रहा है, तो x बाई 74 मोल्स कितना देगा, x बाई 74, x बाई 74। इसके लिए देखोगे ये 14.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100, ये कितना 14.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100, और ये कितना 14.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना बेटा 100। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया।
अगर मैं टोटल मोल्स यहाँ से पूछूं, टोटल मोल्स ऑफ CO2 ये कितना होगा, दोनों को जोड़ दो, x डिवाइडेड बाई 74 प्लस 14.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना 100, क्लियर हुआ। एंड टोटल मोल्स फ्रॉम वॉल्यूम में बात करूँ तो कितना होगा, फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ CO2 ये कितना होगा, बोलो 3.33 डिवाइडेड बाई 22.4 होगा कि नहीं होगा, देखो यार हो जाएगा ना, बोलो। अब देखो टोटल मोल्स के लिए एक्सप्रेशन हमारे लिए ये निकला है और जो वॉल्यूम मिल रहा है वो 3.33 डिवाइडेड बाई 22.4 आ गया कि नहीं आ गया। इन दोनों को इक्वेट करा दो, क्या बनेगा देख लेते हैं। ये बनेगा x डिवाइडेड बाई 74 प्लस 14.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, विल बी इक्वल टू 3.33 डिवाइडेड बाई 22.4। x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से काम हो जाएगा। सुन में आ रहा है कि नहीं, परसेंटेज mgCO3 पूछा है, x की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा, देखो ना, क्लियर हुआ, देख लो बेटा। तो ये इक्वेशन बनाने वाला है, क्वेश्चन कौन सा है, 2 है, इक्वेशन बना के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको सोचना पड़ेगा, इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। आ रहा है समझ में तो नोट करो। एक आखिरी क्वेश्चन भी हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं भाई, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 ऑन हीटिंग गिव्स 0.4 ग्राम ऑफ CO2 गैस, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन सैंपल। बहुत ही दिमाग वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें देखना होगा, थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि इसमें कुछ आपके साथ गेम खेला जा रहा है, आपके साथ कुछ ना कुछ गेम हो रहा है, उस गेम को आपको समझना होगा। क्या गेम है, पर इसको नोट कर सकते हैं आप, तो अब कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ इसी में। चले देखोगे, बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3, Na2CO3 एंड NaHCO3, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है Na2CO3 को अगर हम हीट करते हैं तो ये लिखते हैं नो इफेक्ट, पहले मैंने बता दिया है। यही इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है, ये सनसनी खुलासा है भाई। Na2CO3 पे हीटिंग इफेक्ट का कोई असर नहीं होता है, ये आपको आना चाहिए। बोलो, बोल दो बेटा, अगर कोई दिक्कत हो तो ये भी बोल दो। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो इसमें यही दिमाग था, इसी दिमाग से इसको समझना था। अब एप्लीकेशन आप मोल कंसेप्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़े बहुत कैलकुलेशन वगैरह आपको दिमाग में सोचना होगा, इक्वेशंस वगैरह बनानी होगी, ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपको। तो थोड़ा सा मैं इसको देखोगे तो ये तो कोई असर होगा नहीं। अब बाइकार्बोनेट है NaHCO3, हीट कर दो तो कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O में जाएगा कि नहीं जाएगा, देख लो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यही इसका मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बोलिए, ये स्टेप समझ में आ गया सबको? अगर ये स्टेप समझ में आ गया तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है, बोलो। बोलिए बेटा, सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। यहाँ देखोगे ये हाइड्रोजन कितने हैं, इसको 2 कर दें, बैलेंस हो गया कि नहीं, देख लो। यहाँ पे 2 सोडियम, यहाँ पे 2 सोडियम, कार्बन 2, कार्बन 1 प्लस 1 2, ऑक्सीजन कितना 3 प्लस 2 5 1 6, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 6, तो सब बैलेंस है।
अब आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 0.44 ग्राम CO2, 0.44 ग्राम दिया है, तो इसके मोल्स कितने होंगे, मोल्स ऑफ CO2 कितने होंगे, 0.44 डिवाइडेड बाई 44 कितना, 0.01। अगर ये 0.01 मोल हो रहा है मतलब, तो ये कितना होगा, ट्वाइस हो जाएगा ना, इसका 1 मोल इसका 2 मोल, या इसका 2 मोल इसका 1 मोल दे रहा है ना। देखो ना यार, इस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालो ना, हम लिख सकते हैं ना मोल्स ऑफ NaHCO3 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया, तो मोल्स ऑफ NaHCO3 की हम बात करें, ये होगा 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2। मोल्स ऑफ CO2 कितना है 0.01 इंटू 2, 0.02 होगा कि नहीं होगा। क्लियर हो गया, बोलो। अब अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ NaHCO3 क्या होगा, मास ऑफ NaHCO3 क्या होगा, बोलो। हम लोग क्या करेंगे, मास अगर हम बात करें ऑफ मास ऑफ NaHCO3 की हम बात करें तो वो होगा, यहाँ से देखोगे 0.02 इंटू इट्स मोलर मास कितना होगा, 100 मोलर मास। देखोगे ये कार्बोनेट है 60 और 60 प्लस 23 कितना 83 प्लस 1 84 इंटू 84 होगा कि नहीं होगा, बोलिए समझ में आ गया। ये इसकी वैल्यू होगी। कर लिया सबने, बोलो भाई। ये आएगा 1.68 ग्राम, समझ में आ रहा है। तो मास ऑफ Na2CO3 कितना होगा भैया, टोटल मास 2 ग्राम है ना, 2 माइनस 1.68 0.32 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ Na2CO3 कितना होगा, 0.32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ख़त्म कहानी। ठीक है ना, इसको निकाल लेना। ये होगा 15%, 16%, सॉरी 16% आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, आंसर क्या है हमारा 16% हो गया। समझ में आ रहा है, बोलिए। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क दूंगा। इसको आप लोग नोट कर लोगे, फिर मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। चलो बेटा, नोट कर लिया सबने, एक होमवर्क नोट करोगे, एक क्वेश्चन नोट करेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, नोट करो। लिखोगे 1.84 ग्राम, क्वेश्चन नोट करोगे 1.84 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड MgCO3। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1.84 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड MgCO3 was heated to a constant weight the constant weight of residue was found to be 0.96 gram. Then calculate composition of ऐसे लिखो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। मैं एक हिंट दे देता हूँ, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ भाई। क्वेश्चन क्या है, ये MgCO3 है और CaCO3 है, कांस्टेंट वेट तक इसको हीट किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये MgO में चला जाएगा जो कि सॉलिड होता है, बस गैस पार्ट बाहर निकल जाएगा इससे,
इसके बाहर जाते ही ये मास फिक्स हो गया, यहाँ पे CaO होगा और यहाँ पे CO2 होगा। अब इन दोनों का मास आपको दिया है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में आपको दोनों का मास कितना दिया है, 0.96 ग्राम दिया है, और इन दोनों का कंबाइंड मास कितना दिया है, 1.84 ग्राम दिया है। तो पता है आपको, आगे का मेथड आप यूज करना। मैंने हिंट भी दे दिया आपको इस कैसे सॉल्व करना है। क्लियर हो रहा है बेटा सबको? ट्राई योर सेल्फ। आपको ये क्वेश्चन मैंने दिया है, ये एक जेई का क्वेश्चन था, आप इसको घर में करोगे। नहीं आता है तो आप मुझसे डाउट सेशन जो होता है उसमें पूछना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए बोलिए, इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, चलो हम लोगों ने बेसिकली मिक्सचर बेस्ड प्रॉब्लम को भी मैंने सॉल्व कर लिया है ना। और लास्ट टॉपिक ऑफ द मोल कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हालांकि रेडॉक्स को इसमें जोड़ते हो तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी आ जाता है। रेडॉक्स हम बाद में पढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पे। बेसिकली मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है कंसंट्रेशन, है ना। तो बेसिकली हमें कंसंट्रेशन ही पढ़ना है। मोल कंसेप्ट के अंदर इस टर्म को हमें पढ़ना होता है, लेकिन इस टर्म को अगर मैं रिलेट करूं तो बेसिकली ये टर्म डिफाइन होता है सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। तो इस कंसंट्रेशन को डिफाइन करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स किसके लिए डिफाइन होता है वो चीज़ें पढ़ेंगे। फिर और भी इसमें चीज़ें हो सकती हैं, उनको हम पॉसिबिलिटी को समझते हैं पहले। मतलब पढ़ना कंसंट्रेशन है, बट बिफोर डिस्कसिंग कंसंट्रेशन हमें ये जानना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन डिफाइन किसके लिए होता है। कंसंट्रेशन डिफाइन होता है एक सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन से क्या वास्ता है भाई? सॉल्यूशन हम अपने लाइफ में खूब यूज करते हैं भाई। हम शेक बनाते हैं, सॉल्यूशन है। शिकंजी डाल के हम बनाते हैं, हम लेमन टी बनाते हैं, वो भी एक तरह का सॉल्यूशन होता है। हम शरबत बनाते हैं शुगर को डाल के, नींबू और भी चीज़ें, जलजीरा, हल्दी भी डाल लेना। चॉइस आपकी है, जो चाहे वो आप बना सकते हैं, बट ये सभी सॉल्यूशन होते हैं। मैं सिंपली आपसे पूछूं कि आपके पास एक बॉटल है, 2 बॉटल हैं, एक में चीनी डाल दिया और एक में हमने पानी डाल दिया, तो आप देख के बता सकते हो क्या कि कौन सा सॉल्टी वाटर है और कौन सा शुगर वाटर है? बोलिए, आप कभी देख के बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। तो बेसिकली इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, या इन्हीं को हम बोलते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन। मतलब जिसमें कंप्लीटली सॉल्यूट क्या हो, डिजॉल्व हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम ट्रू सॉल्यूशन। आपको मैं बताऊंगा। बेसिकली सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो बोलते हैं सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 component in which individual component loses their identity and which cannot separate by simple method। सुन में आ रहा है भाई? हमारे पास क्या है, मैं आपको समझाऊं। हमारे पास क्या है? शुगर है। एक कंटेनर में वाटर ले लो। क्या है इसमें? वाटर है भाई, इसमें वाटर है, और ऊपर से हमने क्या डाल दिया? इसमें शुगर डाल दिया। और जैसे ही इसमें मिक्स करोगे तो यह बन जाएगा क्या? शुगर सिरप। क्या बनेगा? शुगर सिरप। तो बेसिकली ये जो शुगर सिरप है, ये एक तरह का होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ठीक है ना। यही एक होमोजेनियस सॉल्यूशन है
या हम कई बार कहते हैं कि एक तरह का ट्रू सॉल्यूशन है। तो बेसिकली जब शुगर पानी में घुल गया तो हम क्या शुगर को सेपरेट कर सकते हैं सिंपली? क्या चीनी, आप अगर शरबत बनाने के बाद कोई आपसे चीनी की डिमांड करे तो क्या आप चीनी उसको दे सकते हो क्या भाई? नहीं दे सकते ना। सिंपल तरीके से नहीं दे सकते, बहुत सारे और मेथड हैं, हीट वगैरह कर दो तो कुछ कुछ हो सकता है इसमें, तो वो हमें जानना भी नहीं है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और डेफिनेशन ये पूरा इसका है। समझ में आ रहा है? अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि बेसिकली हमें लिक्विड सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करना है। क्या पढ़ना है? लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने के लिए हम उससे पहले जान लेते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं सॉल्यूट और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि लेस अमाउंट में हो, लेस अमाउंट में हो, और किसी भी सॉल्यूशन का वो पार्ट जो कि मोर अमाउंट में हो। देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स विच डिफाइन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला, लेस अमाउंट में हो तो सॉल्यूट, मोर अमाउंट में हो तो सॉल्वेंट। क्लियर हुआ? अब लेस मोर से क्या मतलब है, मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझोगे, थोड़ा सा टाइम दे के समझोगे। क्या है इसका मतलब? मैं कहूँ कि 30 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 45 ग्राम वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेसिकली सॉल्यूशन बनेगा यूरिया का। भाई हम लोग नहीं इसको सॉल्यूशन को यूज करते हैं, पेड़ पौधे यूज करते हैं। इसके दो कंपोनेंट हुआ ना, एक तो हुआ यूरिया और एक हुआ वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो मोर अमाउंट होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। कौन हुआ? 45 ग्राम क्या? वाटर। जो लेस में होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। तो इस तरह से आपको पहचानने आना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या मतलब है। ठीक है, पूरी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें हम सीधे यही अप्रोच लगाएंगे कि जो लेस अमाउंट होता है वो क्या होता है? सॉल्यूट होता है। जो मोर अमाउंट होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे बेसिकली दूसरी पॉइंट की तरफ बने तो आएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा? ये होगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। पहली बार ये भी पॉइंट आप नोट करोगे, मतलब सॉल्यूशन का वेट निकालना है तो दोनों कंपोनेंट को जोड़ दो। तीसरी बात, अगर आपसे कोई पूछे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा तो भी आप क्या बनाओगे? ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर ना? बोलो बेटा। दो बातें समझ में आ गई कि जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन का मास अथवा वॉल्यूम दोनों कंपोनेंट को जोड़ के हम निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं आपसे बताऊं, हमने कहा कि इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल था, क्वेश्चन था, जो आप एज्यूम करना हो कर लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा तो ये लिखोगे वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये कितना होगा? सॉल्यूट कितना है? 30 ग्राम, सॉल्वेंट कितना? 75 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया? ये किसका वेट है? सॉल्यूशन का वेट है। क्लियर? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। क्या है? हमने कहा 30 ml एल्कोहल डिजॉल्व इन 70 ml वाटर। हंसना नहीं है, ठीक है? भाई अल्कोहल को हमने किस में डिजॉल्व किया? वाटर में डिजॉल्व किया है।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये क्या होगा बोलो। अगर मैं आपसे पूछूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, राइट ना। ये होगा 30 प्लस 70 100 ml। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल नंबर 3। मैंने कहा इन 342.5 ग्राम शुगर सिरप, 42.5 ग्राम शुगर then calculate the weight of solute, solvent and solution। लास्ट क्वेश्चन देखोगे इस तरह का छोटा सा एक क्वेश्चन हमने बना दिया। तो ये इसको कैसे डिस्कस करना है थोड़ा सा समझोगे। अगर यहाँ से हम बात करें शुगर सिरप, तो ये होता है शुगर प्लस वाटर। क्या होता है? शुगर प्लस वाटर। ये याद रखोगे, किसी चीज़ का सिरप बनाना है तो उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं। ये आपको कितना दिया है? 342.5। ये कितना दिया है? 42.5। तो प्लस वाटर हमें करना है ना। वाटर कितना होगा बोलो बेटा? 300 ग्राम। सॉल्यूट कितना? 42। ये क्या है? सॉल्यूट। ये क्या है? सॉल्वेंट। और ये क्या है? सॉल्यूशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको फटाफट नोट करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। नोट करिए फटाफट। ओके, चल अब हम बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ना है हमको? हम लोग अब सीधे आ जाते हैं कंसंट्रेशन पे। किस पे आ जाते हैं बेटा? कंसंट्रेशन पे। उससे पहले एक आध नोट्स निकाल लेते हैं। नोट्स बना के लिखोगे, एक आध नोट्स बना के लिख लो। नोट्स में लिखोगे कि in any given solution solute में 1, 2 और 3 but solvent is only 1। अरे भैया आपने शरबत बनाया यार, चीनी डाल दिया, जलजीरा डाल दिया, रसना डाल दिया, इन सबको किस में डाला? पानी में डाला ना। तो पानी सॉल्वेंट है कि नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरी बात, फॉर एक्वस सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थर्ड, वाटर इज assumed as universal solvent। ठीक है ना। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, हम पढ़ेंगे इसको आगे। हम पढ़ते हैं हाइड्रेशन वगैरह, एनर्जी क्या होती है, बस इतना जान लेना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको कॉपी में सजाइए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कॉपी में फटाफट सजाइए सभी लोग।
चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे बात करते हैं हम कंसंट्रेशन का। किसकी बात करते हैं? कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन की बात करें तो इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व in given amount of solution is called क्या बेटा? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स अगर मैं कंसंट्रेशन की मैं बात करूं तो फार्मूले में इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट इसको नोट करिए, नोट करिए। ठीक है, हम लोगों ने बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमने बताया कंसंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये अमाउंट में तो हम मास भी ले सकते हैं, मोल भी ले सकते हैं, वॉल्यूम भी ले सकते हैं। इसी तरीके से हम नीचे भी ले सकते हैं, मास भी ले सकते हैं, मोल भी ले सकते हैं, वॉल्यूम भी ले सकते हैं। तो कंसंट्रेशन का कोई एक फॉर्मेट नहीं है, मतलब एक रूप नहीं है, बहुत सारे इसके हो सकते हैं टर्म्स। इसीलिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कंसंट्रेशन टर्म हमें पढ़ना है, क्योंकि कंसंट्रेशन सिर्फ कोई एक टर्म नहीं है। मैं आपको बताऊं मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, ये सब क्या है? कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं जिनको हमें कवर करना है। आउट ऑफ दीज हमारे सिलेबस में मैं बात करूँ नॉर्मेलिटी नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन टॉपिक्स को भी हम लोग कवर कर लेंगे जो नहीं है, क्योंकि ये हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को डिस्कस करना है बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स, और कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं मैं उसकी बात करूं। अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, तो बेसिकली इसको हम डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ रहा है? इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। हमने कहा एक हुआ ग्रुप ए और एक हुआ ग्रुप बी। इसको बोलते हैं मास, इसको बोलते हैं बेटा मास डिपेंडेंट, और इसको बोलते हैं वॉल्यूम डिपेंडेंट। जो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, जो मास पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो मास डिपेंडेंट होता है उसमें परसेंटेज W/W पहला, दूसरा मोल फ्रैक्शन, तीसरा मोलालिटी, चौथा पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट फॉर्म में PPM बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर अगर हम आए तो इधर होता है परसेंटेज W/V। यहाँ कहीं ना कहीं वॉल्यूम का एक टर्म आएगा, परसेंटेज V/V, मोलारिटी, चौथा होगा नॉर्मेलिटी, पांचवा होगा PPM,
6 होगा फॉर्मेलिटी। नोट करिए फटाफट, इनको नोट करिए सभी लोग अपने कॉपी में। कंसंट्रेशन ग्रुप ए ग्रुप बी में डिवाइड हो गया। कंसंट्रेशन किस में? ग्रुप ए ग्रुप बी में डिवाइड हो गया। फटाफट इसको नोट करिए। ठीक है, अब मैं बताऊं कि नीट 2017 में पूछा गया है। नीट में 2017 में क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसमें ऑप्शन था, जस्ट मैं वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन जाता है ना। तो अगर इस तरह से आप कवर करोगे ना ग्रुप वाइज, अब देखो इनमें वॉल्यूम का कहीं टर्म नहीं आना है, इनमें वॉल्यूम्स के टर्म आने हैं। एक ऐसा टर्म है, पीपीएम को हमने दोनों में रखा है, तो आगे हम बताएंगे ये दोनों में क्यों है। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, ये तो एक क्वेश्चन था, अब मैं कुछ बात करूं। जैसे अगर इफ अ क्वेश्चन रिक्वायर्ड relation between group A and group B, then density is required। क्या होगा भाई? डेंसिटी का एक टर्म रिक्वायर्ड होगा। देखो ना भाई, ये मास डिपेंडेंट, ये वॉल्यूम डिपेंडेंस, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मीन्स डेंसिटी ही है जो मास और वॉल्यूम को रिलेट करता है। क्लियर हो गया? टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जस्ट वी विल स्टार्ट डिस्कशन। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म्स को स्टार्ट करेंगे। एंड फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की मैं बात करूं तो पहला कंसंट्रेशन का टर्म होता है परसेंटेज W/W। ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं, मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं तो इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे देखोगे, ऐसे समझोगे कि मैंने कहा कि यहाँ कैपिटल W ग्राम सॉल्यूशन है और इसमें हमने स्मॉल w ग्राम सॉल्यूट डाल दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि कैपिटल W ग्राम सॉल्यूशन कंटेन क्या? स्मॉल w ग्राम सॉल्यूट। सो मैं 1 ग्राम की बात करूं तो स्मॉल w अपन कैपिटल W। सो मैं 100 ग्राम की बात करूं तो क्या होगा? स्मॉल w अपन कैपिटल W इंटू 100। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज W/W। मतलब परसेंटेज W/W स्मॉल w अपान कैपिटल W इंटू 100 के बराबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या हम इसी को लिख सकते हैं परसेंटेज W/W विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें? ग्राम में, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन
किसमें, ग्राम में, इंटू 100। फटाफट इसको नोट करिए, आप लोग फॉर्मूले को नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया, फॉर्मूला पता चल गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं, एक एग्जांपल दूं, मैंने कहा 45% W/W, हमने कहा यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी मीनिंग आनी बहुत जरूरी है। मीन्स क्या है, देखोगे इसका मीन्स क्या है। इसका मीन्स की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं 45 ग्राम यूरिया, ठीक है ना, या इसको हम सॉल्यूट नाम दे दें, एंड 100 ग्राम क्या बेटा, सॉल्यूशन। इसका मतलब यही है। तो यहां से सॉल्वेंट कितना होगा, 100 माइनस 45 दैट इज 65 ग्राम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए, समझ में आ गया? नोट करोगे इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। मैं कहूँ कि 30 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 45 ग्राम water, then calculate the percentage W/W of solution। क्लियर हुआ? क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है 30 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट द परसेंटेज W/W। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ से हम सॉल्यूशन अगर देखें तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बोलो, वो होगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, 30 प्लस 45 75 ग्राम होगा, 75 ग्राम होगा। क्लियर हो गया? परसेंटेज W/W की मैं बात करूं तो ये होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, पता है हमें, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो परसेंटेज W/W न्यूमेरिकली देखें तो 30 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100। इसी को परसेंटेज बाई मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंटेज बाई मास भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? नोट करिए फटाफट, समय की अहमियत समझो, फटाफट नोट करो। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को बताइए, कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ें क्या? चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, है ना। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, एंड नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन में मैंने कहा कैलकुलेट द परसेंटेज W/W फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन या ग्लूकोज सिरप फॉर 300 ग्राम glucose syrup which contain 100 ग्राम glucose।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे करोगे इसको? आसान है, कैसे करेंगे भाई? हम लोग अगर परसेंटेज W/W की बात करें तो ये होगा स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100। स्मॉल w कितना है 100, कैपिटल W कितना है 300। भाई शुगर ग्लूकोज सिरप वेट ऑफ सॉल्यूशन हुआ ना, यहाँ पे 100, ये कैंसिल, ये होगा 33.33%। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास से हम लोग कंसंट्रेशन के और जो टर्म्स होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? सभी इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए ख़त्म करते हैं आज का सेशन।